Hello and welcome to Achiever Site. Today I'm continuing with chapter number 1 of class 12 psychology and the topic is the name of the chapter is variation of psychological attribute, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस की कि इंटेलिजेंस जो होता है वो इतना ज़्यादा वेरी कैसे कर जाता है कि एक पर्सन जो है किसी कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ लेता है तो दूसरा पर्सन को उसी कंसेप्ट को समझने में डिफिकल्टी होती है या किसी पर्सन को वो कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो इसके अंदर हम मेनली दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। वन इज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एंड अनदर वन इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ये दो टॉपिक हम बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है और ये किस तरह से पर्सन टू पर्सन डिफरेंट फॉर्म में देखी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से गिफ्टेडनेस जो होती है वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि इससे पहले जो हमने दो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने डेफिशिएंसी और गिफ्टेडनेस को पढ़ा था कि किस तरह से जो आईक्यू होता है, आईक्यू वाला टॉपिक हमने इससे पहले कंप्लीट किया था। तो आईक्यू में हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है। मैं क्लास में कोई लेक्चर दे रही हूँ, आपकी मैम क्लास में कोई भी एक लेक्चर दे रही होती है, कुछ भी चीज़ समझा रही होती है या कोई न्यूमेरिकल समझा रही होती है, कोई भी कंसेप्ट समझा रही होती है, तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बच्चा जो है वो क्लास में क्वेश्चन को पूछता है और कोई ऐसा भी होता है जो उसके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है। मान लीजिए मैं आपकी क्लास में ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डेफिशिएंसी क्या होती है, तो मैंने कहा कि जो भी मैंने समझाया उसके बेस पर कौन बताएगा कि डेफिशिएंसी क्या होती है। तो एक दूसरे बच्चे ने उस डेफिशिएंसी का आंसर दे दिया, उसको समझा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक क्वेश्चन जो एक बच्चा पूछ रहा है वो बच्चा दूसरा बच्चा उसको आंसर की फॉर्म में बता पा रहा है। तो ये क्या चीज़ हुई, यहाँ पर जो बच्चा है उसको समझ नहीं पा रहा है, वहाँ पर उसके इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई उसका इंटेलिजेंस लेवल का जो है कह सकते हैं जो लेवल है वो कुछ कम है दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, इसीलिए वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी क्लास के कुछ टीचर्स या आपके सब्जेक्ट टीचर्स जो होते हैं वो किसी ऐसे बच्चे पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं जो किसी कंसेप्ट को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार वो बच्चा उस चीज़ को इजीली समझ जाता है, कुछ बच्चे जो होते हैं कई बार एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं समझ पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर हमें बार बार उस एफर्ट को करना पड़ता है लेकिन वो नहीं ही समझ पाते। तो ये सब क्या होते हैं, ये भी डेफिशिएंसी बहुत डिफरेंट हमें फॉर्म्स में दिखाई देती है बच्चे के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा हम ये मान लेंगे कि वो नहीं समझ सकता तो वो कभी नहीं समझ सकता, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो मैथ्स में कभी नहीं समझ पा रहा है लेकिन वो इंग्लिश में समझ जा रहा है, हो सकता है वो साइकोलॉजी में नहीं समझ पा रहा है लेकिन वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में, आर्ट्स में समझ पा रहा है, स्पोर्ट्स में समझ पा रहा है, फिजिकल एजुकेशन में समझ पा रहा है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर इंटरेस्ट वाला पार्ट भी आ जाता है। खैर वो अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम यहाँ पर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वो इंटरेस्ट के साथ तो वेरी करता ही है लेकिन पर्सन टू पर्सन उसके आईक्यू की वजह से वो अलग अलग होता चला जाता है। तो आपकी बुक में ये चीज़ दी हुई है कि किसी बच्चे को हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कब कहते हैं। तीन कंडीशंस की यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहले कि किसी को जब हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहेंगे तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है कि उसका जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी सब एवरेज, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो नोटिस की जाएगी, यानी कि जो उसका आईक्यू लेवल है वो बिलो 70 होना चाहिए, होगा ही, इनफैक्ट होगा 70 बिलो होगा तभी वो बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आएगा। अब 70 का मतलब क्या हो, 70 में और नीचे भी जा सकता है, यानी जितना नीचे जाता जाएगा उस हिसाब से हम उसको माइल्ड, मॉडरेट, इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड करते चले जाएंगे। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा फंक्शन ये है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाएगा, इजीली समझ नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने क्लास में एक जनरल चीज़ कही कि सारे बच्चे एक एक करके अपने बारे में कोई भी बात बताएंगे, मतलब अपने बारे में कुछ भी मैंने पूछ लिया, कुछ भी जनरल चीज़ है जो सारे बच्चों से पूछी जा रही है। अब वो बच्चा जिसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबल कह रहे हैं वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो वहाँ पर बहुत नर्वस हो रहा है या वो नहीं समझ पा रहा है कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, या वो अपने बारे में वहाँ पर हमें नहीं बता पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हम उस बच्चे को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की कैटेगरी में डालेंगे, यानी कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो परफॉर्मेंस सब बच्चे नॉर्मल वे में दे पा रहे हैं वो बच्चा उसको नॉर्मल तरीके से नहीं दे पा रहा है, तो वो बच्चा किस कैटेगरी में आ जाएगा, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तीसरी बात यह है कि 0 से 18 ईयर्स के बीच में इन बच्चों को जो है वो वॉच किया जाता है, पेरेंट्स वॉच करते हैं। समवेयर पेरेंट्स नो कि उनका बच्चा जो है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं कर पाता है, दे नो इट वेरी वेल, राइट। टीचर जो होते हैं ऐसे बच्चों को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लास में।
दे ऑलवेज डू दैट, उनके लिए बहुत आसान होता है इस चीज़ को कर पाना, टीचर्स के लिए स्पेशली। तो ये एक इनकी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक काइंड ऑफ थिंग हो गई, जिसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्लास में कि बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। तो ये इन सिम्टम्स के बेस पर हम किसी भी बच्चे को इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी वेरिएशन में आपको नजर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि किसी बच्चे को एक सम एक बार बताया, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसको एक बार बताया तो वो समझ गया। लेकिन दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ, उसको 2-3 बार बताने पर भी वो नहीं समझा। या तीसरे बच्चे के साथ क्या हुआ कि वो बार बार बताने पर उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, या उसके लिए हमें उसके डिफिकल्टी लेवल से बहुत नीचे जाना पड़ रहा है, उस लेवल पर वो नहीं समझ पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये सब इनको हम बहुत सारे लेवल्स में डिफाइन करते हैं। यू कैन सी इन योर बुक, आपकी बुक में ये चीज़ दी हुई है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हो जाते हैं। जैसे कि माइल्ड होता है विच इज़ 55 to 70। जब 70 से बिलो हम जाते जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कई सारी कैटेगरीज फॉर्म हो जाती है। जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ज़्यादा वो बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली डिसेबल कहलाएगा। तो जब हम 55 से 70 के बीच में किसी बच्चे का IQ लेते हैं तो वो कहलाता है माइल्ड। अब 35 से 40 या 50 तक का जो होता है, 50-55 तक का, वो कहलाता है मॉडरेट। इंटेलेक्चुअली डिसेबल की फॉर्म में मॉडरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन सीवियर हो जाता है, और थोड़ा कम होने पर 35 से 40 जाने पर, और इस सबसे नीचे चला जाता है यानी 20-25 तक चला जाता है, देन इट बिकम्स प्रोफाउंड। तो इस तरीके से जो डेफिशिएंसी का लेवल होता है, वो जितना IQ कम होता चला जाता है, उतना ही हम बच्चे को ज़्यादा डेफिशिएंट कह सकते हैं, डिसेबल कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस कंसेप्ट को समझा कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है, और ये बहुत सारी फॉर्म्स में होती है। हम किसी पर्टिकुलर बच्चे को देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि यही लेवल है डेफिशिएंसी का। नहीं, हो सकता है वो बच्चा मेहनत करके ग्रो करके उस लेवल को क्रॉस करके अगले लेवल पर पहुंच जाए, और ये हर कैटेगरी में भी अप्लाई हो सकती है चीज़ की। यानी एकदम से बिलो वाला बच्चा भी जो है वो तो थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ये वंडर एक्सपेक्ट करना कि वो गिफ्टेड हो जाएगा, विथ दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न क्या है कि हमारा जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है, अपने इसको पढ़ा है पहले के टॉपिक्स में, कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होता है उसका हमारे इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस ही बन जाती है शुरू से। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इनके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब डॉक्टर्स हैं और दे आर वेरी ब्रिलियंट, तो उनका बच्चा भी वैसे ही निकलेगा। एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना, हम बच्चे के लिए ऐसा कहने लग जाते हैं। या हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो उनके बच्चे के प्रति हमारे मन में पहले ही एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि भाई ये तो ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं कर पाएगा, या फिर ये पढ़ाई में लो रहेगा। इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि वो हेरिडिटी वाला पार्ट यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट बदल दिया जाए तो ये सारे सर्कमस्टांसेस भी बदले जा सकते हैं। खैर, अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, ये मैं पहले ही वीडियो में एक में समझा चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। ये जस्ट ऑपोजिट है इसका। इसको भी समझना बहुत आसान है कि गिफ्टेडनेस क्या होती है। ये भी हमें बहुत सारे स्टेप्स में दिखाई देती है। जैसे अभी हमने माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड की कैटेगरी डिवाइड करी। इसमें थोड़ा सा हमारा हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट नजर आने लगता है। हम देखते हैं कि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, उसको फिजिकली वो बहुत अच्छा एक्टिव होता है, बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन वही बच्चा जो है सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाता है। तो क्या हम ऐसे बच्चे को जो सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है। अगर बच्चा जो है वो किसी भी फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है। इंटेलिजेंस का मतलब, आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं आपको भी ये चीज़ क्लियर करती चलती हूँ कि इंटेलिजेंस को बहुत सारे बच्चे किससे लेते हैं, स्टडीज से लेकर चलते हैं कि वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटेलिजेंस हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस में बहुत सारे फील्ड्स में नजर आती है। जरूरी नहीं है एक बच्चा बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा पोइट हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कई बार ऐसा भी ऑब्जर्व किया जाता है, हो सकता है आपने भी ऐसा ऑब्जर्व किया हो, मेरे एक्सपीरियंस में तो है ऐसा बहुत ज़्यादा है कि कोई बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा क्लास में नहीं रहता है, बट वो जब जीके का एग्जाम अटेम्प्ट करता है, या कोई इस तरीके की क्विज स्कूल में होती है, या इस तरीके का कोई आप समझ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप ऑफ चीज़ होती है, तो वो बच्चा बहुत अच्छा कर देता है। या फिर हम ये कहें कि उसको करंट अफेयर्स की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ऑल्दो वो स्टडीज़ में ऐसा नहीं होता कि उसको हम बोलेंगे कि आप साइंस के कंसेप्ट समझा दो, वो नहीं समझा पाएगा या वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसको कोई जीके की क्विज हो गई, तो क्या अब ये सब भी तो हमारे स्टडीज़ का ही पार्ट होते हैं ना। तो क्या होता है, इंटेलिजेंस जो होता है वो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में बहुत इंटेलिजेंट है, किसी में नहीं है। तो ऐसे बच्चे भी
गिफ्टेड की कैटेगरी में आ सकते हैं, बट उनका जिस पर्टिकुलर फील्ड में वो है उसमें प्रोफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मतलब वो उसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दें जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सके। और एक बात ये भी है कि जब बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है तो कहीं ना कहीं उसके वो ट्रेड्स उसके बाकी के फील्ड्स में भी नजर आने लगते हैं। तो इस तरीके से हम गिफ्टेड की कैटेगरी में बच्चे को कब डालते हैं, जब बच्चा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हर चीज़ में दिखाता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मेरी क्लास में हमेशा ऐसे बच्चे मुझे मिलते रहते हैं जो केवल एकेडमिक्स में ही अच्छे नहीं होते। आप उनको सिंगिंग कराइए वो उसमें अच्छा करेंगे, आप उनको स्पोर्ट्स में ले जाइए वहाँ अच्छा करेंगे, किसी कंपटीशन में आप उनको डाल दीजिए उसमें भी अच्छा करेंगे। तो वो बच्चे क्या होते हैं, मतलब गिफ्टेड इसीलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि हर चीज़ में उनकी प्रोफिशिएंसी नज़र आती है। हर कोई भी फील्ड हो उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ को करने की विलिंगनेस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंटेलिजेंस तो उनका ऑब्वियसली, आईक्यू लेवल तो उनका ऑब्वियसली अच्छा ही होता है, तभी वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर पाते हैं। लेकिन उनके अंदर और भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी होती है, वो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ते, दे नेवर गिव अप। बहुत सारे उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो उनके इंटेलिजेंस को और अच्छा बना देते हैं। और फिर इस वजह से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा टीचर्स के फेवरेट भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि टीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं या उनको और मोटिवेट करते हैं करने के लिए जो बच्चे हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर हम 13 पर हैं फिलहाल, 13 पेज नंबर आप ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर आप देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी, अगर आपने बुक नहीं भी ओपन की देन आई एक्सप्लेन, यू डोंट वरी। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ऐसे बच्चों की। एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। उन बच्चों की जो होती है वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की वो बात करते हैं। इस तरह की ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चों में पाई जाती है। देन हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी वर्क आप उन्हें दीजिए वो क्विकली करेंगे विद इन मतलब एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन कम टाइम में करके दिखा देंगे, या उनकी प्रोफिशिएंसी होगी, बहुत स्पीड में वो वर्क करेंगे। ऐसे बच्चे नॉर्मली कैलकुलेशन में भी बहुत फास्ट होते हैं कि कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन है फटाफट कर लेंगे, रीडिंग बहुत फास्ट कर लेंगे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इन चीज़ों में स्पीड में नजर आते हैं, मतलब हर एक्टिविटी में उनके स्पीड नोटिस की जा सकती है। देन इट इज सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, बहुत जल्दी डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी है, क्या बुरी है, क्या गलत, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, वही जो हमने पहले बात करी कि बहुत अलग ही लेवल होता है उनका किसी भी चीज़ को देखने का, सोचने का, समझने का। तो ये चीज़ उनके कह सकते हैं बिहेवियर में नजर आती है, अलग से ही नजर आती है। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग, इंडिपेंडेंटली सोचते हैं, किसी भी चीज़ के लिए किसी अपने पेयर पर डिपेंड नहीं होते, हर चीज़ को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और उनकी वो जो कहते हैं ना इंडिपेंडेंसी जो होती है वो नजर आने लगती है चीज़ों में। कि टीचर्स भी ऐसे बच्चों को कई बार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि बेटा आप ये करके दिखा दो, या ये वाला वर्क आप अच्छा कर सकते हो। टीचर को पता होता है, उनको ट्रस्ट रहता है बच्चों पर कि ये बच्चा इतना अच्छा कर सकता है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड, ये तो है ही, उनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट नज़र आते हैं ऐसे बच्चों के। और एकेडमिक्स में जस्ट स्टडीज़ की ही बात नहीं हो रही है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी जो भी उनके एकेडमिक का पार्ट होती हैं वहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छे से नज़र आती हैं। ऐसे बच्चों का जो हम इंटेलिजेंस को जब टेस्ट करते हैं तो केवल परफॉर्मेंस टेस्ट ही नहीं होते हैं, केवल इंटेलिजेंस टेस्ट ही नहीं होते हैं, बल्कि उनकी रेगुलर डे टू डे बेसिस परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। टीचर्स का उनके प्रति पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनके अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे स्केल्स पर उनको जब मेजर किया जाता है तो देखा जाता है कि ये बच्चे हर चीज़ में, हर बात में, हर एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड की कैटेगरी में डालते हैं। और यही जो प्रॉपर्टी होती है इन बच्चों की, ये कहलाती है इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। तो इस तरह से दो टॉपिक हमने कंप्लीट करे। आगे बढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बट फॉर नाउ इट वाज इट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें पूछना है दोनों टॉपिक से रिलेटेड, देन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग विद अस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।